हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपके यूपी टेट एग्जाम के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिए, जो आपका पेपर फर्स्ट है, इसमें जो ईवीएस सब्जेक्ट है, इसके यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में जो आपके यूपी टेट के एग्जाम में ईवीएस सब्जेक्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाते तो आप समझिएगा कि आपके एग्जाम में आप अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे। आपके यूपी टेट एग्जाम की तैयारी अच्छी आपने कर रखी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या मुख्य लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन क्या दे रखा है आपको यहाँ पर? ऑप्शन है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। क्या ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए? या फिर शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, है ना। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रखा है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या मुख्य लक्ष्य होना चाहिए? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि जो बच्चा है वो पर्यावरण के विभिन्न आयामों के बारे में जाने। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ना कि पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। ये सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित करता है? तापमान, आर्द्रता, वायु की गुणवत्ता या फिर वर्षा, है ना। देखिए, अगर मैं भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम के महत्वपूर्ण तत्व की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। जो भारत के ज़्यादातर जो किसान है वो किस पे निर्भर है? वर्षा पे निर्भर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दे रखा है भारत, चीन, तिब्बत या फिर नेपाल। तो जो माउंट एवरेस्ट है तिब्बत की सीमा नेपाल पर स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और इसे जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसका दूसरा क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा इसका दूसरा क्या नाम हो जाएगा? सागर माथा। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई भी पूछता है आपके एग्जाम में कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान रखिएगा 8,848 मीटर। ठीक है, ये 2 से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। यानी कि जब पेट्रोल और जो डीजल होते हैं इनके जो ईंधन है ये अपूर्ण दहन जब करते हैं तो क्या देता है यहाँ पर, है ना। ये पूरी तरीके से जब जल नहीं पाते तो नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है, सल्फर ऑक्साइड देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखिए यहाँ पर जब पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक गैस निकलती है, जिससे कि अगर आप ज़्यादा देर तक इस गैस के संपर्क में रहते तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। वो कौन सी गैस होती है आपकी यहाँ पर? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इसे जो और किस नाम से जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग दम घोटू गैस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस गैस में रहने से दम घुटने लगता है ना। और ज़्यादा देर तक अगर आप इसके संपर्क में रहते तो आपकी जान भी जा सकती है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या रखा है? मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो जो मिनी माता रोग है जो कि मछली के खाने से होता है, उस मछली में क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा उस मछली में पारा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो पारा होता है अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हो तो ये क्या होता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, और हार्ट बीट भी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर ये ज़्यादातर जो रोग है, जो मिनी माता रोग है, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है ना। उनके विकास पे ये प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला
अगला देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ है ना, जो प्रोजेक्ट रेड पांडा ये कब शुरू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका शुरू हुआ था वर्ष 1994 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ, भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। ओजोन परत जो कि सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है ना, लेकिन अब धीरे धीरे इसका ह्रास हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो ह्रास हो रहा है वो सबसे ज्यादा कौन से ध्रुव पे हुआ है, ये आपको बताना है। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो ध्यान रखिएगा ये सबसे ज्यादा जो ह्रास हुआ है ये आपका दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। इस वर्ड पर फोकस कीजिएगा, जो कारण नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, तो ये तो गंभीर जल असंतुलन का कारण है, बट हमसे पूछा है कौन सा कारण नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और नियंत्रण शहरीकरण, यानी कि जो ज़्यादातर लोग हैं अब शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है ज़्यादातर, है ना, तो ये भी आपका गंभीर जल असंतुलन का कारण है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दोष रहित जल संरचना, तो ये आपका गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा, और यही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पानी का अत्यधिक दोहन, यानी कि जो पानी उसका बचाव ना करना, आवश्यकता से अधिक उसको यूज करना, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका गंभीर जल असंतुलन का कारण होगा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि WII कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, क्योंटूर में, या फिर देहरादून में। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जो आपका वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। कहाँ पर, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ये आपका पेडागोजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी यहाँ पर बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है, उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा, तो उसका सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, जी हाँ बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, क्योंकि अगर वो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कम होगा, ठीक है, तो ये तो बढ़िया तरीका दे रखा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। निजी वाहन जैसे कि कार, स्कूटर आदि ना रखना, नहीं इनको तो रखना चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ने पे काम आते हैं, है ना, तो इनको रखना चाहिए, लेकिन इनका उपयोग जो है कम करना चाहिए। ज़्यादातर जो सार्वजनिक परिवहन है हमें उसका यूज करना चाहिए, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बार बार घर से बाहर जाने से बचे, नहीं इससे थोड़ी ना पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, तो ये भी कम हो जाएगा, सॉरी ये भी आपका नहीं होगा यहाँ पर, है ना। निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करें, नहीं इससे भी जो है पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं होगा। जो हमें यहाँ पर सर्वोत्तम तरीका बताना है ये भी सही है कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन इससे भी बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास, है ना, तो हम ये ऑप्शन की तरफ यहाँ पर जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं, है ना, जो मानवीय गतिविधियां जो कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं तो वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑप्शन एरोसोल कैन का उपयोग, बिल्कुल सही बात है, ये आपकी जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। कृषि क्रियाकलाप, बहुत सारे कीटनाशक वगैरह का यूज किया जा रहा है, ठीक है, वनों को जलाना, वनों को काट दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, तो जो जलवायु परिवर्तन है जो कि अभी आपको देखने को भी मिल रहा होगा, बिना मौसम की बारिश हो जा रही है, किसी भी महीने में ठंडी के समय में बारिश हो जाती है ना, जो बारिश का मौसम नहीं है अक्टूबर नवंबर, है ना, उस समय भी बारिश हो जाती है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये जलवायु परिवर्तन ही तो देखने को मिल रहा है ना, और इसके लिए क्या जिम्मेदार है, यही सारे कारण है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए ये भी आपका ट्रेंड में है ना, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख पाए, ठीक है, इसका आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है।
चलिए, आई होप कि आपको सभी ऑप्शन दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है केचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुने। है ना, जो केचुआ होता है इसे हम लोग किसान का मित्र भी कहते हैं, तो इसके लिए सही कारण क्या है ना। देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है फ्रेंड्स। ऑप्शन दे रखा है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरा बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो केचुए होते हैं जो मृत पत्तियां होती हैं, जो पौधे होते हैं उनको खा जाते हैं, जिससे जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, उर्वरक बनती है ना। जो उनकी पातन होती है वो क्या करती है, मिट्टी को उर्वरक बनाती है। तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है, यानी कि फर्स्ट तो आपके ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में नहीं दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है इसका यूज करके आप बहुत जल्दी इस तरीके के क्वेश्चन में अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पर सेकंड दे रखा है केचुए खरपतवार खाते और मुख्य फसल को बचाते। देखिए केचुए इतने भी ज्यादा खरपतवार को नहीं खा पाते जिससे कि आपके मुख्य फसल की रक्षा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य फसल की रक्षा है उसे हम लोग खरपतवार से बचाने के लिए जो कीटनाशक वगैरह है हम लोग उनका यूज करते हैं, ठीक है, ना कि केचुए पूरे खरपतवार को खा जाते हैं। ये बहुत ही कम खा पाते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए सेकंड आपका इसमें दे रखा था फर्स्ट वाले में, तो ये भी आपका यहाँ से हट जाएगा। अब हमें सी और बी में से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए दोनों में थर्ड दे रखा है, यानी कि थर्ड तो हमारा सही है। अगर हम चाहें तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन को चेक करें और अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम हॉल में नहीं दोनों ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड क्या दे रखा है, केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम कर देते हैं, मिट्टी को पोली बना देते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही दे रखा है। केचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो केचुए होते हैं जमीन के अंदर मिट्टी को पोली करके उसमें रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट ये तीनों आपके सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बी क्या है आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो कौन है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या आपको पता है, कॉपर लीफ, जिट्रोफा, कैंडलर ट्री या फिर स्पंदगंधा। तो ध्यान रखिएगा जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वो है आपका जिट्रोफा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा का उद्देश्य है ना। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1 महीने तक अगर बिजली नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, ठीक है। देखिए अब एक क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, यानी कि सेंसिटिव बनाना। जैसे कि कई बार घरों में जब आप बिजली का बहुत ज्यादा दोहन करते हैं, है ना, जो लाइट ऑन है उसको ऑन करके छोड़ दिया, पंखा चालू है तो उसको पंखा चालू रहने दिया, ठीक है। मतलब हम जो है अन्यास की चीज़ें करते हैं, कूलर चल रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, है ना, यानी कि बिजली का हम क्या करते हैं, बहुत अधिक दोहन करते हैं। तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं बोलते हैं जिस दिन लाइट चली गई ना उस दिन तुमको पता चलेगा, या फिर एक दिन के लिए नहीं आई ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो यहाँ पर जो टीचर भी अगर बच्चों से कह रहा है या फिर कोई व्यक्ति बच्चे से कह रहा है तो बच्चों को क्या कर रहा है, बिजली के प्रति संवेदनशील बता रहा है, यानी कि उसकी कीमत बता रहा है कि उसके नहीं रहने पर क्या क्या चीजें हो सकती है। तो इसलिए बिजली का उपयोग जो सही तरीके से करना बता रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो टीचर है या फिर जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, बच्चों को विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु सेंसिटिव बना रहा है, संवेदनशील बना रहा है ना, ताकि बच्चे जो है बिजली के जो यूज है उसके बारे में समझ पाए कि सही तरीके से हम उनका यूज करें, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या रखा है, बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना नहीं, छात्रों के कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ाना नहीं, सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना नहीं, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व है ना, कौन सा सामान्य तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाता है। तो ये है आपका यहाँ पर, चलिए आंसर बताइएगा इसका। ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर। ये है, ये हो जाएगा आपका कार्बन, ठीक है, सी
सी से कार्बन और सी ऑप्शन भी है आपका यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन बढ़िया है ना, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झूम खेती पाई जाती है केरल में, मेघालय में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में, तो इसके बारे में बताइएगा। जो झूम खेती है वो कहाँ पर की जाती है, फिर पाई जाती है कह सकते हैं आप। तो जो झूम खेती, ध्यान रखिएगा, ये आपका मेघालय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, झूम खेती के बारे में और क्वेश्चन बनता है कि झूम खेती किस तरीके से की जाती है, क्या प्रोसेस होते हैं इस खेती को करने के, है ना। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, झूम खेती जो किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, जो वृक्ष होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, इनको काट करके जला दिया जाता है। पहले क्या किया जाता है, इनको काटा जाता है ना, काट करके फिर जला दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये क्रम आपसे पूछ ले, है ना। तो काट करके जला दिया जाता है। उसके बाद में साफ की गई जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, उस पर जो है यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं। क्या करते हैं, जुताई करते हैं। उसके बाद में बीज को बोते हैं। तो ये प्रोसेस होता है झूम खेती का, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अच्छा ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप यहाँ पर जरूर स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे खतरनाक है ना। तो कौन सी जो पराबैंगनी किरणें हैं जो कि सबसे खतरनाक होती है, और इन्हीं पराबैंगनी किरणों से जो ओजोन परत है जो कि हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से सबसे खतरनाक कौन सी है, यूवी ए है, यूवी बी है या फिर यूवी सी है। तो ध्यान रखिएगा सबसे खतरनाक कौन सी है, जो आपकी यूवी सी किरण है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। देखिए जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ये आपका कहाँ पर स्थित है, एम्स्टर्डम में। कहाँ पर, एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है। जो देखिए जो नदी का जल होता है इसमें प्रदूषण स्तर कैसे मापा जाता है, एटीपी द्वारा, एसटीपी द्वारा या फिर बीओडी द्वारा या फिर जीटीपी द्वारा। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो नदी का जल प्रदूषण होता है इसको जो है किसके द्वारा मापा जाता है, बीओडी के द्वारा, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग के। ध्यान रखिएगा बीओडी के द्वारा जो है नदी का जल प्रदूषण स्तर मापा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, हरित मफलर संबंधित है। जो हरित मफलर है किससे संबंधित है, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। ध्यान रखिएगा हरित मफलर आपका संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा इसमें क्या होता है, प्रदूषण को रोकने के लिए जो सड़क है उसके किनारे जो है पेड़ लगाने का कार्य किया जाता है ना, हरित मफलर में आपका। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा अभी के लिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये आपका क्योंकि 2020 का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 2020 का, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो आपका ये क्वेश्चन पेपर का सेट है, यूपीटेट का जो आपका एग्जाम में होता है 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 है ना, जो अभी आपका चल रहा है 2026 का विषय वस्तु क्या था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2026 जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, है ना। कब मनाया जाता है, 5 जून को, जो कि अभी आपका बीता है। तो इसका जो है विषय वस्तु क्या था, प्रकृति से प्रेरित, है ना, प्रकृति से प्रेरित। इसको आप यहाँ पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्रकृति से प्रेरित, ये था आपका विषय वस्तु, ये थी थीम। ठीक है, तो यहाँ पर और ये क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखिएगा। और जो 2020 का विषय वस्तु था उसका थीम क्या था, तो ध्यान रखिएगा उसका थीम था आपका जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर। अच्छा ये भी आपका पेडागोजी का ही क्वेश्चन है, बट आसान सा क्वेश्चन है, इसको बड़ा देख के डरिएगा मत, है ना। चलिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से ऑप्शन दिख सके।
ये आपका यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है। तो कौन सी पद्धति सबसे उचित होगी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, नहीं। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करें, करते हुए निष्कर्षों का सारांशित करें। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा आगे जब वो खुद कुछ एक्टिविटी करेगा, ठीक है, तब वो वायु प्रदूषण के बारे में जागरूक हो पाएगा, है ना। जो दीपावली के पहले जो नमूना था, है ना, और जो दीपावली के बाद नमूना देखने को मिला, किस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ा, क्या चीजें हुई, है ना, बच्चा उस चीज को खुद जानेगा कि वायु प्रदूषण क्या होता है ना, किस तरीके से बढ़ता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा। तो सबसे बढ़िया पद्धति क्या हो जाएगी, यही वाली आपकी हो जाएगी, है ना, क्योंकि बच्चा इसमें खुद एक्टिव है, खुद कुछ कार्य कर रहा है ना, अपने इन्वायरमेंट के बारे में जान रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से प्रकरण का स्व पठन करने के लिए कहना, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। चलिए ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। GIS का विस्तृत रूप है ना, जो GIS है इसका विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इसका विस्तृत रूप क्या है, ऑप्शन दे रखा है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना स्रोत, भू भू अच्छा भूगर्भीय सूचना प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा जो GIS है इसका आपका हो जाएगा भौगोलिक, यानी कि जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर स्रोत दे रखा है, तो स्रोत दे करके ये नहीं कि यहाँ पर एस है तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, नहीं, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर सिस्टम प्रणाली है ना, ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इनका PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। सर टेलीग्राम तो भी आपका बैन हो गया, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसके लिए आप नोट कर लीजिएगा, 7706974820, ठीक है। यहाँ पर जो क्लासेज आपकी हो रही है इनकी जो PDF है आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। पहले टेलीग्राम पे देखने को मिलती थी, लेकिन अभी आपका टेलीग्राम बैन हो चुका है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, मृत सागर क्या है। तो यहाँ पर मृत सागर क्या है, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है। क्या ये मृत सागर है, नहीं। ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज्यादा नमकीन है, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये ज्यादा नमकीन होने के कारण इसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है कभी, है ना, तैरता रहता है ना, क्योंकि इसका पानी जो है बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है, जिस वजह से जो इसकी डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा ये हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है ना, आयरन की कमी है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। देखिए मीरा जो है ना, जो कि आपका समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करते हैं। जब आप कटलेट वगैरह या फिर केक ज़्यादा खाते हैं, या फिर जब बर्गर पिज्ज़ा खाना शुरू कर देते हैं ज़्यादा, तो क्या होता है आपके साथ में, आपका जो मोटापा है, आपका जो शरीर है वो मोटा होने लगता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे तो आएगा मोटापा, जो कि यहाँ पर A और D में दे रखा है, बाकी ये तो ऑप्शन नहीं होगा। स्कर्वी तो आपका विटामिन C से होता है, तो ये तो ऑप्शन आपका पहले ही हट गया। अब देखिए यहाँ पर स्कर्वी दे रखा है, तो ये विटामिन C की कमी से होता है, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, ये आयरन की कमी के कारण होता है। और आयरन आपका आयरन के लिए डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, गुड़ खाने के लिए सजेस्ट करते हैं, हरे पत्ता जो सब्जियां होती है जैसे कि पालक वगैरह हो गया, है ना, उसको सजेस्ट करते हैं, आंवला वगैरह हो गया उसको सजेस्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लौह तत्व की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा दिव्या को। और जो मीरा है जो कि भर भर के खा रही है समोसे, कटलेट वगैरह, डबल रोटी वगैरह, इसको मोटापा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिएगा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है। तो कोशिकाओं की सुरक्षा में जो है कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन 12, विटामिन के, विटामिन E या फिर विटामिन A। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका सहायक है विटामिन
ई, है ना, कौन सा विटामिन, विटामिन ई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, विटामिन ई के बारे में और ध्यान रखिएगा, है ना, हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। जो विटामिन ई है आपका, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है ना, वसा में घुलनशील विटामिन। इसके अलावा और कौन कौन से विटामिन है जो कि आपके वसा में घुलनशील है, ए हो गया आपका, डी हो गया, ई हो गया और के हो गए। 4 ऐसे विटामिन है जो कि आपके वसा में घुलनशील है। इसके अलावा जो बी और सी होता है ना, ये आपका बी सी तो आपका यहाँ पर जल में घुलनशील है ना, बी और सी आपका जल में घुलनशील है। और इसके अलावा ए डी ई के ये आपका वसा में घुलनशील है। ये आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर आप बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने ले जा रहे हैं तो बच्चों को क्या चीज़ करने की अनुमति आप नहीं देंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये दे रखा है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना नहीं, इसी चीज़ की बच्चे को अनुमति नहीं देनी है, क्योंकि इससे जो है बच्चों को चोट पहुँच सकती है। ठीक है, जो पर्यावरण जो चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं उनके लिए बच्चे खाने की चीज़ें ना लेकर के जाएं। ठीक है, उनसे बच के रहें। तो ये आपका सही नहीं है, इसी की अनुमति नहीं देनी है आपको। तो हमें पूछा था किसकी अनुमति नहीं देनी, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं यह पता लगाना। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि घड़ियाल कौन सा खाना खाता है, ठीक है, जो शेर है वो क्या खाता है, तो उसके बारे में जब बच्चा पता लगाएगा तो वो जान पाएगा कि जो जानवर है वो कौन सा खाना खाता है, ठीक है, या फिर वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो ये बच्चे को कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, बच्चा यहाँ पर एक्टिव भी होगा, उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। तो ये तो सही तरीका है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो लेना, बिल्कुल सी बात है, फ़ोटो लेकर के अपने घर पे दिखा सकता है बच्चा, उस जानवर के बारे में बच्चा बता सकता है। क्योंकि जो पेरेंट्स वगैरह फिर जो और लोग हैं वो पूछेंगे कि अच्छा तुमने और कौन से जानवर देखा है ना, ये जानवर क्या करता है, तो उसके बारे में बच्चा यहाँ पर जान पाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका सही है ना, इसकी अनुमति देनी चाहिए। बट यहाँ पर पूछा था कौन सी नहीं देंगे। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, बिल्कुल सही बात है, ये आपका स्किल डेवलप होगा बच्चे में ऐसे। तो ये भी आपको यहाँ पर करना चाहिए। चलिए देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियों की भूमिका होती है। तो जो कविताएं और कहानियां होती हैं इनकी क्या भूमिका होती है, मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ को बढ़ाना, क्या ये भूमिका होती है, नहीं। नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, नहीं। छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना, ठीक है। और लास्ट दे रखा है, विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना, बिल्कुल सही बात है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो कविताएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं, क्या करती हैं, हमारे इंटरेस्ट को क्रिएट करती हैं, है ना, हमें मनोरंजक लगती हैं, है ना। तो इनकी भूमिका क्या होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, है ना, उसको जो है एक तरीके से पढ़ाई में इंटरेस्ट है, उसका मनोरंजन होता रहे, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर, और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, है ना, जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक है उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है, बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। देखिए ये तो सही है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, नहीं। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, है ना, बच्चा क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर जो है ध्यान देना चाहिए, उसको सहयोग प्रदान करना चाहिए जरूरत पड़ने पे। तो ये आपका करेक्ट है। विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, नहीं, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो 30 क्वेश्चन जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए थे। कौन सा सेट था, कब पूछा गया था, ये भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता ही दिया। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बिल्कुल एक बार आप सभी स्टूडेंट मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में यहाँ पर जो ग्रुप वगैरह आपने बना रखे उसमें शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ठीक है।